कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान के लॉन्च के लिए पिछले कुछ दिनों से प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि आज के बाद हमारे जो किसान भाई हैं, हस्तशिल्प के कलाकार हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हमारी बहनें हैं, सभी को एक अच्छा अवसर मिलने वाला है और इन सभी एंटरप्रेन्योर्स को मैं शुभकामना भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो समुद्र बीच में दिखाई पड़ा तो उनको लगा कि हम समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। तो आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे, एक पात्र हैं जामवंत। तो जामवंत ने उन्हें बताया कि आपके पास बल कितना है, आप समुद्र पार करके जा सकते हैं, माता सीता का पता लगा सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्थिति लगभग हमारे देश की रही है। बल था, क्षमता थी, लेकिन मोदी जैसा कोई जामवंत नहीं था जो देश को बता सके कि नहीं, एक्सपोर्ट भी हम पूरी दुनिया में कर सकते हैं, हर जिले में हमारे पास क्षमता है और पूरे जो 773 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के, उन सब का अलग अलग प्लान बन सकता है। वो काम मैं मानता हूँ कि देश सौभाग्यशाली है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी खूबी है, अनोखापन है, विविधता है, वो दुनिया के किसी देश में उपलब्ध नहीं। और ये जो हमारी ताकत थी, उसका जो पोटेंशियल था वो पूरी तरह हम टैप नहीं कर पा रहे थे। और जैसा मेरे पहले बताया गया कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी जिलों के लोगों से आह्वान किया था कि हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारी जो विशिष्टता है, उसे पहचानें और उसकी क्षमता का हम दोहन करें। और मुझे लगता है कि एक एक्सपोर्ट हब के रूप में जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसकी पूरी संभावना मैं देखता हूँ। देश में भी ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान में इसे बड़ी छलांग, इसे क्वांटम लीप आप कह सकते हैं, ये भारत को इंडिया से जोड़ेगा और आर्थिक विकास के मुख्य धारा में गांवों को शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। यानी पहली बार ये जो कार्यक्रम है, ग्रामीण और अर्बन इकोनॉमी को, दोनों के पोटेंशियल को एक साथ जोड़ने और डेवलप होने की क्षमता रखता है। जो खाई गांव और शहरों में बनी, मुझे लगता है इसको पाटने में भी इस अभियान से काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि गांव में जो पैदावार होती है, गांव में जो हमारे कारीगर हैं, बहन हैं, भाई हैं, उनको भी इससे अवसर मिलेगा। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में ये पोटेंशियल है जो उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत इकोनॉमिक यूनिट के रूप में स्थापित करा सकता है। अगर आप मॉरिशस की पॉपुलेशन देखें तो मोटे तौर पर श्रीनगर जिले की जो पॉपुलेशन है उसी के बराबर है। कठुआ और सूरीनाम की आबादी लगभग बराबर है। कठुआ जिला जम्मू में, आप सब जानते हैं। अगर मॉरिशस का एनुअल एक्सपोर्ट का टर्नओवर देखें तो वो 15,000 करोड़ रुपए का है और सूरीनाम का लगभग 3,666 करोड़ रुपए का है। अब इन दो कंट्रीज के बराबर आबादी होने के बावजूद श्रीनगर और कठुआ एक्सपोर्ट के मामले में वहाँ पहुँचने का तो सवाल ही नहीं है, बहुत पीछे है। अब ये प्रश्न है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये इस तुलना का अर्थ बिल्कुल ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम मॉरिशस और सूरीनाम के ह्यूमन कैपिटल, रॉ मटेरियल, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की क्षमता को दरकिनार कर दें। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे जिलों में भी उनके समकक्ष पहुँचने की पूरी संभावना है, पोटेंशियल। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट
पिछले साल 1835 करोड़ रुपए पहुंचा था। और ये भी कोरोना की दो तीन लहरों के बावजूद। कुछ रिफॉर्म्स यहाँ भी हुए हैं और ख़ासतौर से 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है और देश के साथ कदम मिलाकर जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ने की दिशा में तैयार हुआ है। कई बार तुलना करने से अपनी शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरी, वीकनेस दोनों का एहसास होता है। मार्केटिंग की भाषा में लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्वॉट एनालिसिस उसे कहते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज तथा थ्रेट, इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का विश्लेषण करते हुए बाजार के लक्ष्य को हम कैसे निर्धारित करें, ये एक प्रक्रिया है। हमारे पास जो मानव संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, बाकी जो संसाधन हमारे पास हैं, उनमें वो पूरी क्षमता है जो मॉरिशस के बराबर नहीं तो कम से कम उसके निर्यात का 35-40% तो हम कर ही सकते हैं, ये क्षमता है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को, उनके सभी अधिकारियों को कि उस क्षमता वृद्धि में भारत सरकार पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का सहयोग कर रही है। मुझे लगता है कि अब हमको ये लक्ष्य तय करना होगा और जैसा सारंगी जी ने कहा कि निश्चित समयावधि में उसे प्राप्त करना है। यहाँ की मानसिकता आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। काम कैसे न हो इसमें माहिर लोग हैं, काम कैसे हो ये कम लोगों को आता है। मुझे लगता है कि अब उस रास्ते से थोड़ा हमको अपना रास्ता बदलना होगा और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 2 साल में निश्चित रूप से हम इसे प्राप्त करें। मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जिलों की यूनिकनेस तथा पोटेंशियल पर पहले यहाँ ध्यान नहीं दिया गया था। कुछ व्यक्तिगत लोग थे जो अपनी क्षमता के आधार पर एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन प्रशासन या सरकार एक यूनिट के रूप में उनकी मदद करे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। एक्सपोर्ट को लेकर के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी को ग्लोबल मार्केट का हिस्सा होने से मैं कहूँ कि रोक दिया गया था। न जाने कौन कौन से बिजनेस की प्रथा थी। जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं वही एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी हिस्से या तो लेबर सप्लाई करेंगे या चुपचाप दूर से तमाशा देखेंगे। मैं समझता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के पूरे बिजनेस समूह के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके जो नीति बनाई है, केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई है, बल्कि विकसित देशों की श्रेणी में हम कैसे खड़े हैं, ये एक लक्ष्य तय किया है। और अगर आप देखें तो हम पहले रवांडा से भी पीछे थे रैंकिंग में, और आज 190 देशों में हम 63वें स्थान पर पहुंच गए। ये मैं समझता हूं कि जो पिछले 7-8 वर्षों का परिवर्तन है, ये आत्मविश्वास जगाता है भारत के नागरिकों में। मंत्री जी ने भी जिक्र किया मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इन सबसे एक अच्छे वातावरण का निर्माण पूरे देश में हुआ है। हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। साउथ हालैंड के गोडा शहर तथा साउथ कश्मीर के अनंतनाग की आबादी और दोनों का मौसम एक ही जैसा है। दोनों जगह चीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा खासा पोटेंशियल है, लेकिन गोडा ने अपने पोटेंशियल का बेहतर तरीके से दोहन किया और आज दुनिया में गोडा और चीज़ एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि अनंतनाग सिर्फ लोकल मार्केट तक सिमटा हुआ है। ये अनंत संभावनाएं हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक पिछले साल अनंतनाग से कुल 3.5 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया गया था। इस साल पिछले 3 महीने में ये 78 लाख रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है।
इस स्केल को बढ़ाने के लिए हमें लोकल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई भी करना होगा, उसकी मार्केटिंग और विदेशों में उसकी मांग के मुताबिक काम करके उसे ग्लोबल बनाने का संकल्प भी लेना होगा। अभी हमारे रीजनल चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे, मैं बनारस के आसपास का रहने वाला हूँ। आप में से अधिकांश लोग शायद न जानते हों, देश में कहीं शादी होती थी तो लोग बनारस जाते थे साड़ी खरीदने के लिए। और जो बात विवेक भारद्वाज जी कह रहे थे, नई डिज़ाइन न होने के कारण मार्केट बनारस से शिफ्ट होकर सूरत चला गया। फिर धीरे धीरे नए उद्यमी बनारस के वो प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर हमें निश्चित रूप से विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पिछले 2 वर्षों में काफ़ी प्रयास हुआ है, चाहे वो पश्मीना हो, कारपेट हो, हैंडमेड कारपेट, चाहे वो QR कोड हो, GI टैगिंग हो, इन क्षेत्रों में काफ़ी ढंग से काम करने की कोशिश की गई है। और 10 महीने के भीतर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन में 173% वृद्धि दर्ज की गई है। 9 प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग हम करा चुके हैं और लगभग 50 ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। DGFT तथा जम्मू कश्मीर का हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिल करके ये प्लान बनाया है। उसमें जम्मू कश्मीर के ग्रामीण उद्योग, हथकरघा उद्योग और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, जो हमारी दस्तकारी है, शिल्पकारी है, इस सबके लिए बड़ा अवसर मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना के बाद अनेक जिलों का सर्वे किया गया है और जब से देवांश यादव ने कार्यभार संभाला है, मैं कह सकता हूं कि काफ़ी मेहनत से काम को आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया है। अनेक देशों के दूतावासों तथा विदेशों में इंडियन एम्बेसीज के साथ बैठकें हुई हैं, मार्केटिंग प्लान पर चर्चा हुई है। इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर ने दुबई एक्सपो में भी भाग लिया। मुझे भी जाने का अवसर मिला था। बातचीत में पता चला कि बडगांव में प्रोसेस होने वाले वूल तथा स्कार्फ के लिए बडगांव से कच्चा माल विदेशों में जाता है। इस प्रथा को भी हमें निश्चित रूप से बदलना होगा। क्यों ना हम कच्चा माल, रॉ मटेरियल भेजने के बजाय बडगांव के स्कार्फ को ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास करें। क्यों मल्टीनेशनल ब्रांड हमारे वूल, हमारे फैब्रिक का इस्तेमाल क्यों न करें? हम ब्रांडिंग पर क्यों नहीं जोर दें? क्यों नहीं फ्रांस और जर्मनी के कस्टमर स्कार्फ को बडगांव जम्मू कश्मीर के नाम से जाने? इसी तरह उधमपुर, जम्मू, पुंछ में अनेक रॉ मटेरियल विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस बदलते हुए समय में हमें मार्केटिंग अप्रोच भी बदलनी होगी और सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बनने की बजाय फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे हो, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे एक स्मरण है कि एक समय था जब खादी ग्रामोद्योग अपने ही देश में ग्राहक के लिए तरसता था, लेकिन अपने आप को रिवैम्प करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खादी ग्रामोद्योग ने पिछले वर्ष में 1,15,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। और ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा संकल्प का परिणाम है कि अभी कोरोना के दौरान PPE किट्स, मास्क, ऑर्गेनिक हैंड सैनिटाइजर भारत अब इंपोर्ट करने लगा है, जो हम बनाते नहीं थे। इन उत्पादों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनकर के हम उभरे और खादी ने अपने आप को रीब्रांड किया है। आज खादी पहनना ठीक वैसे ही फैशन है जैसे कुछ लोग गुच्ची के ब्रांड को महत्व देते हैं। उस तरह की स्थिति खादी की बनती जा रही है। जिस दिन ब्रांड एक एडजेक्टिव या विशेषण बन जाएगा, उसी दिन ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह वो बनाएगा। आज अगर आपके घर कोई आता है तो कहता है कि आपका घर तो बिल्कुल खादी लग रहा है। ये एक नई उक्ति देश में चल पड़ी है, योर हाउस लुक लाइक ए खादी। ये सम्मान की बात अब हो गई। इसीलिए सभी जिलों के आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग पर मेहनत करनी होगी। हमारा एक एक प्रोडक्ट एडजेक्टिव बने,
ताकि हमारा एक एक प्रोडक्ट मार्केट की मांग के मुताबिक फैशनेबल भी बन सके, रिसिलियंट भी बन सके। इसे हमें निश्चित रूप से करना ही होगा, दूसरा रास्ता हमारे पास है नहीं। मित्रों, अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत टॉय के ब्रांडिंग की बात की थी और उन्होंने देश का आह्वान किया था। भारत खिलौने का बहुत बड़ा उपभोक्ता था और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी था। 2 साल में स्थिति क्या हो गई है, जरा विचार करिए। टॉय इंपोर्ट 70% कम हो गया है और एक्सपोर्ट हमारा 61% बढ़ा है। अगस्त 2020 से ही जम्मू कश्मीर में भी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हर्बल प्रोडक्ट्स के रिब्रांडिंग पर थोड़ी कोशिशें हम सब ने भी प्रारंभ की। आज सैफरन के अलावा हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट के 8-9 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर के कारपेट की ग्लोरी फिर से वापस आए, इसलिए QR कोड उन्हें दिया गया था। एक समय था जब हैंडमेड कारपेट की डिमांड पूरी दुनिया में हुआ करती थी, लेकिन मशीन मेड कारपेट के कारण कश्मीर का कारपेट, मैं समझता हूँ, हमारे एक्सपोर्टर पिछड़ गए। मैं उन समस्याओं से भी वाकिफ हूँ जो पश्मीना बनाने वाले हमारे साथी आए दिन झेल रहे हैं। उनके समाधान की भी कोशिश भारत सरकार से चर्चा करके हम सब कर रहे हैं। और हैंडीक्राफ्ट का ग्लोबल मार्केट $680 बिलियन पहुंच गया था। 2027 तक ये $1252 बिलियन पहुंच जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के अनेक जिले जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए अनंत संभावनाएं मौजूद हैं कि वह भी तिरपुर, भरूच, अहमदाबाद, जयपुर, थाने की तरह हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में अपना नाम केवल दर्ज न करावें, ये लक्ष्य रखें कि 5 साल बाद ये जो नाम मैंने लिए हैं इनके ऊपर हमारा नाम होगा। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। सैफरन के अलावा जीरा है, राजमा है, बासमती राइस है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, लेवेंडर है, गुच्छी मशरूम है, अनेक चीज़ें हैं हमारे यहाँ उपलब्ध और इनकी मार्केटिंग पर हमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। 2020-21 की तुलना में 21-22 में जैसा बताया गया, एक्सपोर्ट में 54% की वृद्धि देखी गई और एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स में हम तीसरे स्थान पर पहुंचे। जेके TPO में एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट सेल स्थापित की है ताकि एक्सपोर्ट से संबंधित सभी मुद्दों का निराकरण किया जा सके। मैं आत्मविश्वास से बात कर सकता हूं कि ग्लोबल मार्केट में जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स के महत्व को पहचानना है और व्यापारिक समुदाय में, व्यावसायिक समुदाय में जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठा पिछले 2 सालों में बढ़ी है। हमें और थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। देश के टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कैसे शामिल होंगे, ये जिम्मेदारी आने वाले समय में इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले मैं चैम्बर्स के पदाधिकारियों से मिला था। उनसे लगातार संपर्क के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि कोरोना के पश्चात जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के अधिकतर क्षेत्रों का तेजी से जीर्णोद्धार हुआ है। बहुत से व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए हैं और मुझे विश्वास है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल टिकेंगे नहीं बल्कि वहाँ की प्रतिस्पर्धा को भली भांति समझकर उसका सामना करने में भी समर्थ होंगे। माइक्रो, स्मॉल तथा मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को साधन और संसाधन दोनों उपलब्ध कराए गए और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ काम करना चाहता है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ये मैं भरोसा देना चाहता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कभी शून्य से विकसित नहीं होती है। उसे निरंतर शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और बुनियादी सुविधाओं का आधारभूत ढांचा भी चाहिए होता है। आप सब गवाह हैं इस बात के कि पिछले 2-3 वर्षों में
प्रधानमंत्री जी के कारण बड़े फोकस ढंग से इन सभी क्षेत्रों में काम किया गया है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। तो इसका श्रेय भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री को जाता है। आप सबको मालूम है कि पीएमडीपी के तहत लगभग 60,000 करोड़ की परियोजना है, जिसमें काफ़ी हमने पूरी कर ली है और मुझे लगता है कि 2-3 को छोड़ करके बाकी इस साल पूरी कर ली जाएंगी। जैसा अनुप्रिया जी ने कहा कि अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे मार्ग के द्वारा जुड़ जाएगा। मुझे याद है मैं 8 अगस्त 2020 को आया था, 36 फ्लाइट ऑपरेट होती थी श्रीनगर एयरपोर्ट से। कल मैंने पूछा एयरपोर्ट डायरेक्टर से, कहा साहब 110 फ्लाइट गई। ये पिछले कुछ समय का परिवर्तन है। जम्मू में 8 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, अब वहां से 48 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। नया एयरपोर्ट का टर्मिनल श्रीनगर जम्मू में बन रहा है। कोशिश इंटरनेशनल फ्लाइट प्रारंभ हो गई है और कार्गो, जो इंटरनेशनल कार्गो है, उसके कारण अनेक किसान भाइयों की आमदनी में जो वृद्धि हुई है, मैं समझता हूं कि उस लाभ से आप परिचित हैं। कुछ लीगेसी में मिली हुई कठिनाइयां हमें विरासत में मिली हुई हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। कन्याकुमारी से रेलवे से हम जुड़ रहे हैं। कटरा, अमृतसर, दिल्ली, ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो अब मुझे लगता है कि श्रीनगर से अगर मैं बात करूं तो 11 घंटे में हम दिल्ली पहुंचने की स्थिति में होंगे। ये आने वाले 2 साल बाद सपना नहीं, हकीकत में बदल जाएगा और जम्मू से 7 घंटे में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस तरह के अनेक काम पिछले दिनों में हुए हैं। जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने पिछले वर्ष स्वीकृत की थी, तो आप में से अधिकांश लोगों को पता है कि आज़ादी के बाद से लेकर के और 1 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14-15 हज़ार करोड़ रुपए का आया था। इस न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के चलते हमारे पास लगभग 55,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,080 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल को जम्मू कठुआ जिले में की थी। अनेक ने काम प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में बाकी जो प्रस्ताव इन्हें भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जब योजना बनी थी तो हम सब सोच रहे थे कि 20-25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन आज मैं आत्मविश्वास से ये बात कह सकता हूँ कि कम से कम 70-75 हज़ार करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। यूएई के भी अनेक मित्र यहाँ काम कर रहे हैं। मैं कोशिश हम सब कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों की तरह हर क्षेत्र में अपनी पहुंच, अपनी नई पहचान बना सके और अलग अलग क्षेत्रों में असमानता को भी समाप्त करने की कोशिश की गई है। अनेक हमारे भाई जो विभिन्न अधिकारों से वंचित थे, उन्हें अधिकार दिया गया है। आधुनिक सुविधाएं और आधुनिक शिक्षा यहाँ के नौजवानों को मिले, इसके लिए अनेक संस्थान बनाए हैं, चाहे वो रोबोटिक्स हो, बायोटेक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसमें हमारे नौजवान प्रशिक्षित हो सकें। ऐसे 2 केंद्र शुरू कर दिए गए हैं, 14 और आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे। एक मजबूत आर्थिक नींव अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मुझे विश्वास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के जरिए हम टारगेट तय करेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज को दिए जाने वाले सपोर्ट पर उचित कार्रवाई भी करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन में परिवर्तित करना होगा। सभी डिस्ट्रिक्ट्स का इंटरफेस भारत के सभी विदेशी मिशन के साथ हमें सुनिश्चित करना होगा, ताकि कुपवाड़ा के भी एक्सपोर्टर्स का डिटेल सिडनी के मिशन में बराबर मौजूद रहे। आज जिन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे वे सभी एक्सपोर्टर्स हमारे व्यापक स्वरूप के प्रतीक हैं। इन पुरस्कारों की संख्या बढ़े, ये लक्ष्य हमें बराबर अपने मन में रखना होगा। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, मित्रों, विकास तभी हो सकता है जब शांति रहेगी। ये बात जहन में बैठा लीजिए। दुनिया के किसी इलाके में शांति के बिना
विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि सभागार में बैठे आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। हमारे सुरक्षा बल निश्चित रूप से लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं सामान्य आदमी के जीवन की हिफाजत के लिए, और बार बार अनेक अवसरों पर हमने कहा है कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है, गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। उसी नीति पर हम चलेंगे। कुछ लोग उत्तेजित कर रहे हैं सुरक्षा बलों को, हमें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती हो जाए सुरक्षा बलों से ताकि यहाँ की आवाम सड़क पर आ जाए। वो स्थिति हम नहीं आने देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, इसी में आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है। मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में आगे आइए और समाज में भी इस तरह की हलचल पैदा करने की जरूरत है। भाई, जब तक अमन चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, विकास का मंजर हम नहीं देख पाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये केवल प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं मित्र, जब हम संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और अर्थव्यवस्था के मेल से तरक्की के नए शिखर पर पहुंचते हैं। आप सबको मालूम है कि आने वाले साल में G20 का महासम्मेलन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर प्रदान करने वाला है जब हम जम्मू कश्मीर की महान परंपरा पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं और यहाँ के प्रोडक्ट्स को एक नई पहचान भी हम दे पाएंगे। इसके लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है। लंच के बाद के सेशन में अनेक एक्सपर्ट्स इस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार की सम्माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप दिल्ली से चल करके आईं। ये बात आप सबको मालूम है कि शायद जम्मू कश्मीर एक अकेला यूटी है जहां भारत सरकार का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो कम से कम एक बार नहीं आया। कम से 2-3 बार भी लोग आए, प्रधानमंत्री जी से लेकर के, और जिस मंत्री का नाम लीजिए, मुझे लगता है कि हर मंत्री, और इसके पीछे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, जिस उनके दिल में बराबर ये बात बैठी हुई है कि जम्मू कश्मीर को कैसे फिर से मणिमुकुट बनाया जाए, विकास का मणिमुकुट बनाया जाए। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात यही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।